धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम सारे ही सफ़रों को पूरा कर लेते हैं। ऐसा ही एक सफ़र हमने पिछले वीडियो में शुरू किया। वो सफ़र था क्लास 9th ए के सिलेबस का, यानी कि क्लास 9th ए में जो हमारा सिलेबस है वो है हमारी 2 बुक्स। तो इन 2 बुक्स में हमने सबसे पहले बुक अपनी शुरू करी, वो थी क्षितिज भाग 1। ये पुस्तक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें आप बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारी यात्राओं को देखेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे काव्य खंड में कविताओं को भी देखेंगे, आप दोहों को देखेंगे, पद को देखेंगे, बहुत कुछ सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो से अपनी ये बुक शुरू करी और हमने पहला चैप्टर पढ़ा 2 बैलों की कथा, जो कि हमारे गद्य खंड का प्रथम अध्याय था। अब हम आ गए हैं इसके सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर। अब ल्हासा क्या है? ल्हासा एक जगह का नाम है, जिस जगह का सफ़र कर रहे हैं राहुल सातकायन जी। ठीक है, तो चलिए उस सफ़र पर चलते हैं। ये चैप्टर हमारा लिखा गया है देखिए, हर कोई चैप्टर जो होता है वो किसी न किसी विधा में लिखा जाता है। जैसे लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा, तो वो कहानी विधा में लिखा गया था। अब ये चैप्टर जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है यात्रा वृत्तांत, यानी कि इन्होंने ल्हासा की तरफ जो सफ़र किया उसका हमें पूरा वर्णन कह सुनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चैप्टर किसी न किसी विधा में लिखा जाएगा, चाहे गद्य हो चाहे काव्य हो। मैं आपको हर चैप्टर में हर एक चीज़ बताते और समझाते हुए चलूँगी। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम देखेंगे अपने लेखक परिचय, यानी कि राहुल सातकायन जी का जीवन परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और उसके बाद पाठ का पूरा सार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेखक हैं राहुल सातकायन जी। इनका परिचय। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सातकायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के करनैला गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको जो ध्यान रखना है वो है सन 1893, और कहाँ हुआ था? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। ये 2 चीज़ें आपको खास तौर से याद रखनी है। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। अच्छा, आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है, मैंने अक्सर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि मैम क्या लेखक परिचय एग्ज़ाम में आता है? देखिए, अगर हम इसके परिचय की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ उनके जन्म की तारीख, उनकी मृत्यु की तारीख या उनकी कृतियाँ। अगर उनका कोई मूल नाम है तो वो भी आता है। तो जो है वो सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना होगा खास तौर से। ठीक है, तो ध्यान रखिए उनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। जैसे राहुल सातकायन जी का क्या नाम है? केदारनाथ पांडे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। बड़े होकर वो जो है बौद्ध धर्म अपना भी लेते हैं। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम राहुल सातकायन पड़ा। तो बचपन से चूंकि वो एक हिंदू घर में पैदा हुए थे तो उनका नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन आगे चल के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? राहुल सातकायन। अब राहुल, आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म को शुरू करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध। उनके बचपन का नाम क्या था? राहुल। ठीक है ना। उन्हें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। भाई महाज्ञानी तो ये थे, तो इन्होंने इन भाषाओं को सीखने में भी बहुत इंटरेस्ट रखा। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। यात्रा साहित्य यानी कि उन्होंने ज़्यादातर बहुत सारी जगहों की यात्राएं करी और उन यात्राओं का वर्णन भी उन्होंने बखूबी किया। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया है। तो अब देखिए, कहाँ तिब्बत और कहाँ श्रीलंका, पूरा उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। राहुल सातकायन की प्रमुख रचनाएं हैं सतमी के बच्चे, बदुरंगी, मधुपरी कहानियां हैं इनकी, जीने के लिए मधुर स्वप्न और विस्मित यात्रा ये इनके उपन्यास हैं, मेरी जीवन यात्रा ये इनकी आत्मकथा है। राहुल सातकायन घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यानी कि उन्हें जो है घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब चूंकि क्या होता है ना, जब हम अलग अलग जगह की यात्राएं करते हैं तो उन जगहों के जो लोकल जो लैंग्वेज होती है उनके शब्द हमारी भाषा में स्वतः ही आ जाते हैं। तो वही हुआ।
उनकी भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार के पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया गया है। राहुल सतकायन का निधन वर्ष 1963 में हुआ। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु तारीख थी, जो आपको नेक्स्ट चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ में क्या पढ़ने वाले। वैसे ये पाठ क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, मैं बता चुकी हूँ। लेखक ने तिब्बत की यात्रा करते समय ये लहासा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, कैसे कैसे उन्होंने समझी, क्या क्या मुश्किलें आई, इन सभी का वर्णन उन्होंने इसके अंदर किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ राहुल सातकायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक वृत्तांत है। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। जब इन्होंने यात्रा करी तो क्या हुआ, उस समय अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने भिखारियों जैसे वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान लेखक ने लहासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की, उनका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड समझा देती हूँ कि जब ये यात्रा कर रहे हैं, जिसका इन्होंने वर्णन किया है, इस यात्रा के दौरान जब इन्होंने किया तो उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि तिब्बत चीन के अंदर था। इस वजह से वो वहाँ पर नहीं थी और वहाँ पर चीनी सेना का कब्जा था। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई इनको जाना था, तो इन्होंने एक भिखारी का भेष रखा और ये गए। वैसे इन्होंने ये तिब्बत यात्रा 2 बार करी है। पहली बार इन्होंने भिखारी के भेष में करी थी, दूसरी बार ये सभ्य आदमी के भेष में करेंगे। लेकिन इन्होंने जो पहली यात्रा करी, ये उसी का वर्णन है। चलिए देखिए क्या है। नेपाल तिब्बत मार्ग। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी लडिकोड, याद रखिएगा, लरिकोड का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते में तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। आप ध्यान रखिए कि जैसे जब चीनी किले थे वहां पर, यानी कि चीनी सेना जब वहां थी, तो उन्होंने छोटे छोटे से किले नुमा बना रखे थे। फौज के लोग वहां पे टुकड़ियों में रहते थे और निगरानी करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो है वो चीनी सेना वहां से जा चुकी है और वो किले खाली पड़े हुए हैं। छोटे छोटे से किले, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से, जिनके अंदर आप बंदूकें वगैरह लेकर रह सकते हो। और चूंकि वहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है ठंड के टाइम, तो उसकी थपेड़ों से, हवा की थपेड़ों से बचा जा सके, बस इतना ही रहता था। तो इन किलों में अब क्या है, ज़्यादातर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रहने लगे हैं या उनकी दुकानें खुल गई हैं, इस तरीके से हो गया। अब भारत से चीन जाने की तो परमिशन थी नहीं, लेकिन जो रास्ता इन्होंने चुना, इन्होंने क्या चुना, इन्होंने नेपाल होकर तिब्बत जाने का रास्ता चुना। और उस समय भी जो है ये रास्ता उतना अच्छा बना नहीं था, और इसी रास्ते से हिंदुस्तान का व्यापार तिब्बत में होता था। क्योंकि डायरेक्ट ये ऐसा नहीं था कि तिब्बत से हिंदुस्तान आ जाइए, पहले तिब्बत से नेपाल, नेपाल से जो है आप जो वहाँ तिब्बत जा सकते थे, डायरेक्ट आना जाने की मनाही थी। तिब्बत का सामाजिक जीवन। अब जब ये तिब्बत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका जनजीवन देखते हैं कि भाई कैसे, क्योंकि ये जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ से तिब्बत के लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अलग था। यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चॉइस स्वयं चाहे उस घर की महिला से बनवा सकता था या खुद बना सकता था। चूँकि वहाँ पर क्या था, सभी लोग बहुत ही अच्छे थे, तो इसलिए वहाँ पर जो लोग आते थे उनका भी स्वागत उसी खुले दिल से किया जाता था। वहाँ जात पात और ये क्या कहते हैं, पर्दा प्रथा, स्त्रियों को रखना अलग, छुआछूत, ये सारी जैसी परंपराएं थी ही नहीं। ठीक है, इस तरह की कोई भी परंपरा वहाँ पर नहीं थी। इसी कारण से क्या होता था कि वहाँ पर अगर कोई भी अपरिचित व्यक्ति का मतलब मान लीजिए कोई, जैसे कोई यात्री आ रहा है, जैसे हमारे राहुल सातकायन जी ही जा रहे हैं, अब यात्रा करने जा रहे हैं, अब ये तो उस जगह के लोगों के लिए अपरिचित है। अब वो क्या करते थे, वो चाय का सामान दे देते थे, उन घर की महिलाओं को दे देते थे कि भैया हमारे लिए चाय बना दीजिए। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि वो सामान लेकर किसी के घर में चले जाए कि भैया हमको चाय बनानी है, तो वो चले जाते थे और उस घर में बैठकर अपनी चाय आराम से बना लेते थे। अब आजकल की तरह थोड़ी ना होता कि जगह जगह होटल खुले हुए हैं, ढाबे खुले हुए हैं, आप चाय नाश्ता कर लो। पहले ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो लोगों, जो वहाँ के लोकल लोग थे, वो ही यात्रियों, क्योंकि लोग इतनी यात्रा करते भी नहीं थे उस समय आने जाने के लिए। भाई आजकल मोटर गाड़ियाँ जैसी है, पहले मोटर गाड़ियाँ भी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी, और ख़ास तौर से पहाड़ों पर तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो क्या होता था कि आप सामान लेकर या तो उस घर के किचन में चले जाओ, वहाँ खुद बना लो, या वो महिलाएं होती थी वो आपको बनाकर दे देंगी।
अब क्या है, निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर, अब ये होता था कि जो भिखमंगे होते हैं, भिखारी जो होते हैं, उन लोगों को इस तरह की फ्रीडम नहीं थी। अब लेखक तो भिखारी के वेश में गए थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी के घर में भी घुसने की परमिशन नहीं दी गई होगी। चोरी के डर से उन्हें घर में घुसने नहीं देते थे कि भिखमंगे जो हैं वो चोरी कर लेंगे, इस डर से उन्हें घर में जाने नहीं दिया जाता था। वहां मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोड़ी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता था। अब वहाँ की चाय भी अलग रहती है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, हम लोगों ने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, अदरक डाला, जो भी डाला डाल के खौला दिया, हो गया। नहीं, वहाँ पे मक्खन पड़ता था, सोडा पड़ता है, नमक पड़ता है, मतलब पूरा एक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वैसी चाय पीनी है, क्योंकि वही चाय इनके शरीर को गर्मी देगी। तो इस तरह की चाय बनती थी। और टोटी नुमा बर्तन, यानी कि जैसे केटल बोलते हो ना, केतली बोलते हो चाय की, उस केटल में जैसे टोटी लगी रहती है, आगे निकली रहती है, उस बर्तन में रखकर चाय दी जाती थी। अब आते हैं लेखक की यात्रा की शुरुआत। अब लेखक ने यात्रा की शुरुआत करी तो क्या हुआ, देखिए। लेखक की यात्रा एक परितज्ञ चीनी किले से शुरू हुई। परितज्ञ का मतलब क्या है? जिसे चीनी सैनिकों द्वारा त्याग दिया गया है। उस समय एक तिब्बती आदमी यानी राहदारी यात्रा करने का कर, ठीक है, समझ में? तिब्बती आदमी राहदारी यानी कि जिसे टैक्स भी हम बोल सकते हैं, मांगने आया था। लेखक ने अपनी ओर अपनी ये साथी सुमति के चिट्ठे पर्चे उसे दे दिए। अब उनके साथ एक उनका गाइड कह लो या उनका परिचित कह लो, जो उनको ये सारे रास्ते की जानकारी देते हुए सफ़र कराने वाला था, जिसका नाम था सुमति। वो भी एक बौद्ध भिक्षु ही था, ठीक है। तो इन लोगों के चिट्ठे दिए जाते थे। अब चिट्ठे क्या होते थे? ये होते थे आपके जो पवित्र स्थान होते हैं ना, जहाँ पर बौद्ध आपके मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से ये चिट्ठे लाए जाते थे और लोगों को आशीर्वाद के तौर पे दिए जाते थे। तो एक व्यक्ति इनके पास आया राहदारी मांगने, तो लेखक ने क्या किया कि उनके जो मित्र थे सुमति, उनका एक चिट्ठा जो है उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। मांगने आया तो लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति के चिट्ठे उसे दे दिए। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई। अब चूंकि देखिए यहाँ पर क्या था, सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षुक थे, जगह जगह घूम घूम के चिट्ठे बांटते थे और लोग इनको आशीर्वाद के रूप में अनाज, कपड़े, ये सारी चीज़ें दिया करते थे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें जानते थे। तो इसलिए सुमति के साथ जब वो सफ़र कर रहे थे तो भिखमंगी के भेष में होते हुए भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है थोला गांव में। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला था। अब अभी तो वो सुमति के साथ जो है वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें भिखमंगा होते हुए भी एक अच्छे घर में रहने को मिला। अब इसी के 5 साल बाद फिर से वो तिब्बत की यात्रा करते हैं तो उन्हें एक अच्छे आदमी के रूप में भी रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो मैंने बताया था ना कि इन्होंने 2 बार सफ़र किया है। तो जब पहला सफ़र किया था ये उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इन्हें जब ये लिखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि दोबारा जब मैं उस जगह पे यात्रा किया तो और मैं अच्छे आदमी के, सभ्य आदमी के भेष में था, तो मुझे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। निर्जन स्थल हांडे, ठीक है। अब एक निर्जन स्थल था क्या? हांडे, सॉरी हांडे नहीं, डांडे, ओके। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उनके साथी को इसे पार करना था। अब चूंकि ल्हासा की यात्रा करनी थी इन्हें, तो अब उस डांडे जैसे निर्जन स्थान को पार करना था। अब इसका खतरनाक होने का कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसकी ऊंचाई, ठीक है, जो इन्होंने बताया कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती है।
अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहली बात है, डांडे एक निर्जन स्थान है क्योंकि ये बहुत हाइट पे है। हाइट पे होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं। हाइट के कारण क्या होता है कि देखिए वहाँ पर एक तो खाने पीने का सामान आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वेदर होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी चीज़ उपजाना या जानवरों को पालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे इलाकों पर जो है आपको मीलों तक कोई गाँव नहीं दिखता, और ये एकदम परफेक्ट जगह होती है उन डाकुओं के लिए जो राहगीरों को आराम से लूट सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भी राहगीर आते हैं उनको पहले वो लोग मार देंगे, और मारने के बाद चेक करते हैं कि सामान है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई मार क्यों देते हैं? क्योंकि वो सामान उनको लूटना है, उसके लिए उनको मारना ज़रूरी है। रीज़न ये है क्योंकि वो कोई भी सबूत अपने पीछे छोड़ना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को लूट लिया, लूटने के बाद वो वहाँ से मौका लेकर भाग गया, तो वहाँ जाकर पुलिस को बता देगा और इस तरीके से ये लोग पकड़े जाएंगे। डाकू कोई भाई वहीं के कोई रहवासी वगैरह होते होंगे जिस वजह से ये डरते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर होता था। अब ये तिब्बत, और यहाँ पर क्या होता है कि तिब्बत की जो कानून व्यवस्था क्या है, वहाँ पर हथियार को लेकर कोई कानून नहीं है। चूंकि इस तरीके के डाकू हैं, इस तरह के डाकू हैं, तो वहाँ के आम जो लोग हैं वो भी अपने पास लाठी डंडे की तरह हथियार रखते हैं। चाकू, बेलचा, बंदूक, ये सारी चीज़ें उन लोगों के पास आम तौर पे होती हैं। अब तिब्बत की सरकार जो है इस तरीके की जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर ना पुलिस की व्यवस्था है ना कुछ है। इस वजह से वहाँ जो है बहुत ही खतरनाक इलाका डांडे माना जाता है। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूंकि लेखक और उनका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। अब डाकू सबको तो लूटते, लेकिन एक भिखारी को लूटेंगे क्या, है ना? इसलिए अगर कोई भिखारी होता तो उसे लूटा नहीं जाता था। तो इसीलिए जो है लेखक को इस चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि वो एक भिखमंगे के रूप में सफ़र कर रहे थे। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर वहाँ की भाषा में कुची कुची यानी कि दया, 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। यानी कि कोई ऐसा लगता कि हमें आके लूटेगा तो कुची कुची 1 पैसा, यानी कि दया करिए हमको 1 पैसा दे दीजिए। तो जो बेचारा खुद भीख मांग रहा है उसको लूट कर कोई क्या कर लेगा, तो इसलिए वो लोग बच जाते थे। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसीलिए ये दोनों घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंचे। अब चूंकि यात्रा काफ़ी लंबी थी तो उन लोगों ने घोड़े लिए हुए थे, और घोड़े लेकर उनमें सामान लाद कर जो है ये लोग ये सफ़र कर रहे थे। तो इस सफ़र को पूरा करने में इन्हें 2 दिन लगे। दूसरे दिन दोपहर के बाद ये डांडे पहुँचे। अब आते हैं लेखक का रास्ता भटकना। अब लेखक जो है डांडे के रास्ते में जब घोड़े लेकर जा रहे थे तो ये रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सुसज्जित था। अब डांगे का एक सर्वोच्च स्थान था जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो वहाँ बहुत सारा पत्थरों के ढेर थे, जो जानवर मर जाते हैं उनकी सींगें थी, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ लगी हुई थी, उसको सजाया गया था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा यानी कि डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई है, यानी कि जब आप डांडा चढ़ रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि एकदम पीक का होगा। तो वो जो पीक का स्थान था वो क्या होता था, डांडे का देवता, और उस स्थान को ही डेकोरेट किया गया था। उसके बाद फिर आप नीचे की तरफ उतरना शुरू करेंगे। लेखक लडकोर का रास्ता भटक गया। अब क्या हुआ, चूंकि जब उनका घोड़ा जो था, अब वो रास्ता क्या हुआ कि इसका 2 रीज़न हुआ। पहली चीज़ तो लेखक उन रास्तों से अनजान थे, इसीलिए सुमति के साथ जा रहे थे। अब इन लोगों ने 2 घोड़े किए। सुमति का घोड़ा तो अच्छा था, वो जल्दी जल्दी आगे निकल गया, लेकिन हमारे लेखक का घोड़ा जो है वो थोड़ा सुस्त था। पीछे रहने के कारण सुमति इनसे बहुत आगे निकल गए, इन्हें रास्ता पता नहीं आया। तो एक जगह ये गलत मुड़ जाते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। आगे जाके पूछते हैं तो फिर वो बताता है, फिर वो वापस आते हैं और कहीं जाकर तब, तो इस तरीके से ये इनका रास्ता जो है वो भटक जाते हैं। लेखक लडगोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे स्थान से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा, जिससे सुमति काफी गुस्सा भी होते हैं। भाई ऐसा हुआ कि जैसे ये जा रहे हैं, रास्ता जा रहे हैं, तो इनका घोड़ा तेज था, सुमति का काफी आगे निकल गया। अब इनको ये पता नहीं था 2 रास्ते आए, इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है।
मुड़ना इनको इधर था, मुड़ गए इधर, जिसकी वजह से इस रास्ते पे काफी आगे निकल गए। जब ये सुमति को नहीं देखे तो इन्होंने एक जगह रास्ता पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई आप गलत थे। तो ये फिर वापस लौट के आते हैं, फिर वो उधर लटकोर की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें काफी देर हो गई और 4 बज गया लटकोर पहुंचते पहुंचते। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, तो अब यहाँ पर जो सुमति थे ना वो मंगोल थे, तो वो गुस्से में ऐसे ऐसे उनका लाल होता है चेहरा, और गुस्से में उनका और भी लाल हो गया था। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को तिगड़ी जाना था। कहाँ जाना था? टिगड़ी। कुछ सामान पीठ पर लाद कर हाथों में डंडा लेकर आगे। अब यहाँ से इन्होंने घोड़ा छोड़ दिया, अब इन्हें पैदल का रास्ता करना था। जो सामान था उसे पीठ पे लादा, हाथ में डंडा लिया और आगे का रास्ता इन्होंने तय करना शुरू किया। अब आए ये तिडरी के मैदान में। तिडरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिडरी समाधि गिरी था। ठीक है, तो मैदान देखिए क्या था, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा था, बीच में एक विशाल मैदान था। तो मैदान कैसा लग रहा था? जैसे समुद्र के बीच में टापू, चारों तरफ पहाड़ और बीच में समतल एरिया। और वो स्थान क्या कहला रहा था? तिडरी समाधि गिरी। ये इनका एक पवित्र स्थान था। यहाँ पर सुमति के अनेक जजमान थे। यानी अब जजमान का मतलब क्या होता है? चूंकि वो एक बौद्ध भिक्षु थे, तो अक्सर लोगों के घर में जो है वो बौद्ध धर्म के मंत्र लिखे हुए पर्चे बांटने जाते थे। तो जिनके यहाँ बांटने जाते थे वो उनके क्या होते थे? यजमान होते थे। तो यहाँ पर सुमति के बहुत सारे यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे यानी कि डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह बनाकर दिए। वहां से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने को कहा, क्योंकि वह वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। अब चूंकि वो सुमति भी रास्ता कर रहे, तो उन्हें लग रहा था कि भाई रास्ते में हम जितने यजमान हैं उनसे मिलते जाएं, ताकि हमारा काम भी होता जाए, हमको भी सामान मिलता जाए, चीजें। अब वहां पर बताते हैं जो तिब्बत है वहां पर जागीरदारी का प्रचलन है। क्या है देखिए, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा मठों यानी विहारों की देखरेख में है। तो आप सभी को पता है कि भाई तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार है और इनके मठ हैं। तो ये जो जागीरदारों में बटी हुई है और ये जागीरदार जमीन का काफी बड़ा हिस्सा इन मठों को दान में दे देते हैं। ठीक है, ये देख रेख करते हैं। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। अब बेगार क्यों? चूंकि बौद्ध धर्म को लेकर बहुत ज्यादा मान्यता है वहां पे, तो लोग वहां पर बेगार में भी इन जमीनों पर काम कर देते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जागीरदारी है, तो अब आपको समझ में आया कि ये जागीरदारों के बीच में बटी हुई है। जागीरदारियों ने काफी बड़ा हिस्सा मठों और विहारों को दे रखा है देखरेख के लिए, कि भाई आप देखरेख करिए। अब क्या होता है कि इन जमीनों पर काम करने के लिए बिना पैसे के लोग मिल जाते हैं, वो भी श्रद्धापूर्वक। रीजन क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग हैं, इसलिए बहुत आसानी से इनमें जो है ये लोग काम कर लेते हैं। अब इनमें समय समय पर खेती का प्रबंध, अब खेती बहुत बड़ी जगह जगह पर, तो खेती सही हो रही है कि नहीं हो रही, इसको देखने के लिए बहुत सारे भिक्षु वहां पर आते रहते हैं, जिन्हें एक राजा के समान आदर मिलता है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अभी एक जगह हमने बताया ना कि झंडियां लगी हुई थी, तो वहां पर जो है हमारे जो लेखक हैं उन्होंने झंडियां देखी। झंडी क्या देखी? कई जगह उन्होंने देखा कि सफ़ेद झंडियां हैं, कई जगह उन्होंने रंग बिरंगी झंडी देखी। तो ये चीज़ उन्होंने सुमति से पूछा कि भाई ये झंडियां कैसी हैं? तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सफ़ेद झंडियां हैं, जब कोई बौद्ध मठाधीश या भिक्षु मर जाता है तो उसकी याद में, उसके शोक में जो है सफ़ेद 108 झंडियां लगाई जाती हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति घर में कोई शुभ काम हुआ हो या करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इन रंग बिरंगी झंडियों को लगाता है। इन झंडियों को लगाने के बाद उतारा नहीं जाता, लग गई, फिर मौसम के मार से ये अपने आप कट फिट के चली जाती हैं। और फिर जब ये फट जाती हैं तो फिर से नई लग जाती हैं। तो इस तरीके से ये झंडियों का भी एक, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
अब आते हैं मुखिया भिक्षु नमसे से मुलाकात। जैसे मैं बताया कि जागीरदारी जो खेती है उसकी देख रेख के लिए अक्सर कोई ना कोई भिक्षु आते रहते हैं, तो उन वैसे ही भिक्षु थे नमसे, उनसे हमारे लेखक की मुलाकात होती है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष यानी कि बहुत ही अच्छे पुरुष थे। लेखक को भिक्षमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे उनसे बहुत प्रेम से मिले। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति सामने वाला कितना अच्छा है, कितना सभ्य है, ये हमें अपने पहनावे से जज नहीं करेगा। तो नमसे ने लेखक को उनके पहनावे, उनके रूप रंग से जज नहीं किया। उन्होंने उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया, जबकि हमारे लेखक एक भिक्षमंगे के वेश में थे। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजुर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद रखे हैं। आप सभी को पता है कि बुद्ध जी ने जो वचन दिए थे वो उनके शिष्यों ने जो है वो लिपिबद्ध किए थे। तो ये यहाँ पर वो कुंजर रखे हुए थे कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। कितनी यहाँ पर कुंजर की कितनी हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब ये वचन दिए थे तो उनके शिष्यों ने हाथ से लिखे थे। वही हाथ लिखी हुई कुंजर जो है यहाँ पर रखी हुई है, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, वेट यानी कि इतना वचन उसके अंदर लिखे थे। लेखक का आसन वहीं लग गया। अब चूंकि लेखक जो थे वो आसन लगा लेते हैं कि चलो भाई अब यहाँ बैठकर पढ़ा जाए। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया। सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिगड़ी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर था। अब क्या हुआ, जब लेखक पहले पहुंचे थे, याद है लटकोर पहुंचे थे, तो सुमति ने उनसे परमिशन मांगी थी कि वो अपने यजमान के यहाँ जाएं और गंडे बांट आएं। तो लेखक ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ शेखर विहार में जब नमसे उनसे कहता है कि भाई हम जाकर गंडे बांट आते हैं, तो यहाँ पर लेखक जो है उन्हें परमिशन दे देते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये था कि जब लटकोर में वो बांटने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर अगर यजमानों को बांटने के लिए जाते तो 3-4 दिन लग जाते उनको वापस आने में, जिससे इनकी यात्रा डिले हो जाती। इसलिए लेखक ने मना कर दिया था सुमति को। लेकिन यहाँ शेखर विहार में इन्होंने अपने यजमानों के पास जाने के लिए इसलिए परमिशन दे दी क्योंकि लेखक जो है इन पोथियों को पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि सुमति जब तक अपने यजमानों के यहाँ गंडे बांटेंगे तब तक मैं आराम से बैठकर ये पोथियाँ पढ़ लूँगा। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं सुमति को जाने की परमिशन दे दी कि जाइए और आप गंडे बांट आइए। और फिर उसके बाद जब लौट कर आते हैं सुमति, तो फिर ये लोग यहाँ से चल देते हैं भिक्षु नमसे से विदा लेकर तिगड़ी गांव वापस जाने के लिए। ठीक है, ये अभी लहासा नहीं पहुंचे। ये इतना ही पार्ट जो है, इतनी ही वृत्तांत आपको इस पार्ट में रखा गया है। चूंकि लहासा की ओर ये यात्रा कर रहे थे, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में वो लिखा होगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इतना ही इस पार्ट में मेंशन किया गया है। तो ये थी हमारा यात्रा वृत्तांत। राहुल सातकायन जी का तिब्बत की यात्रा थी, जो लहासा की ओर जा रहे थे, लेकिन हमें आधी यात्रा का ही वृत्तांत यहाँ पढ़ने को मिला। लेकिन ज़रूर से ज़रूर अगर आपको मौका मिले तो इसकी यात्रा का वृत्तांत आगे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर के साथ में, लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी तो हम सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। और रही बात व्याकरण और लेखन की, वो ऑलरेडी कंप्लीट है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ जाकर व्याकरण और लेखन दोनों देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।